प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर में देखे थे कंस्ट्रक्शन को, और कोर टाइप और सेल टाइप को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। ठीक है, आज हम चलेंगे ट्रांसफार्मर में और आगे की बात करेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। अब जो यहाँ से क्लास होगा फुल्ली बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला क्लास है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो देर ना करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक लिखेंगे हम लोग। क्या लिखिएगा? आइडियल ट्रांसफार्मर। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड। अच्छा, चलिए इस हेडिंग को हम थोड़े एक स्लाइड के बाद देखेंगे। सिर्फ अभी लिखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या लिखिएगा? आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या हुआ? आदर्श ट्रांसफार्मर। इसको बोल सकते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? तो वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं हो। कुछ मेन पॉइंट है, दो चार पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है देयर आर नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस। या ऐसे इसको लिखिए, द प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। 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 सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे, नो लीकेज रिएक्टेंस। नो लीकेज रिएक्टेंस या नो लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज रिएक्टेंस। कोई भी लीकेज यहाँ होने वाला नहीं है। जब वाइंडिंग का रेसिस्टेंस नहीं है, लीकेज फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब हो गया नो लॉसेस। कोई भी प्रकार का लॉसेस नहीं होगा, है ना। लॉसेस कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी लॉसेस नहीं हो। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिख कर रखिएगा, माइंड में नोट रखिएगा। ठीक है, लॉसेस बोलेंगे तो यहाँ पर यह समझ जाना हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट की लॉस की बात भी किया जाएगा, यानी कोर में कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। लीकेज फ्लक्स की बात हुई है तो लीकेज फ्लक्स यहाँ से ऐसा समझिएगा आप लोग। लीकेज फ्लक्स ऐसा समझ जाइए, मान के चलिए कि आपका ट्रांसफार्मर है,
ये ट्रांसफार्मर हुआ, इस पर बाइंडिंग किया हुआ है प्राइमरी बाइंडिंग, और इधर किया हुआ है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो इसमें से जो फ्लक्स चल रहा है, जो फ्लक्स होगा कुछ इस प्रकार से फ्लक्स आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्लक्स, फ्लक्स इस डायरेक्शन में। कुछ फ्लक्स क्या करता है, यहीं पे रह जाता है, कुछ फ्लक्स यहीं पर रह जाता है। तो ये जो फ्लक्स हो गया, ये वाला फ्लक्स, ये बहुत सारा फ्लक्स यहीं पर आ जाता है, ठीक है। मतलब ये कोर में नहीं गया, कोर के बाहर रह गया, इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। और हमारे लिए ये नुकसानदायक है। जब आइडियल कंडीशन बात करेंगे तो हम यह समझ लें कोई लीक नहीं हो रहा है, जितना फ्लक्स यहाँ पर है ना, वो सब के सब इस कोर के थ्रू यहाँ चला गया है। बात ऐसे समझना है, नोट करिए पॉइंट को। आगे चले हम लोग। जब यहाँ पर हम लॉस का चर्चा किए हैं तो ये समझ लेना है कि कोई भी तरह का लॉसेस नहीं है ना। जब वाइंडिंग में रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट मान लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग बोलो सेकेंडरी वाइंडिंग वालो, उसका रेसिस्टेंस को क्या मान लिए हम लोग, नेग्लेक्ट, नगण्य, नहीं है। तो जब है ये नहीं है तो सोचना नहीं है हमको, है ना। लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस को भी क्या मान लिए हैं, नेग्लेक्ट। यानी कि आइडियल कहने का मतलब यह हो गया कि जितना हम पावर इनपुट में देंगे उतना पावर हमको आउटपुट में मिल जाएगा। बात समझ में आई। यही 3 पॉइंट है। और जब यह समझ गए हैं तो अब इसके आधार पर हम आदर्श ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करेंगे। अब एक बात को समझिए, यह जो ट्रांसफार्मर है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग खोज ले चला कि सर आदर्श ट्रांसफार्मर, ये सिर्फ हमको पढ़ने के लिए है। जब हम स्टडी करेंगे तो एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे, इमेजिनरी करेंगे, है ना, इमेजिंग करेंगे। ये इमेजिनरी टाइप का ट्रांसफार्मर, ये ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली तौर पे। अच्छा बताओ, प्रैक्टिकली तौर पर हम रेसिस्टेंस को निगलेक्ट मान लेंगे, यानी बाइंडिंग नहीं करेंगे। बाइंडिंग करेंगे तो कॉपर मटेरियल का करेंगे ना, तो कॉपर है तो रेसिस्टेंस होगा ना। बात समझ में आ रहा। और लीकेज फ्लक्स को निगलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा ना, सब कुछ होता है। लेकिन हमको स्टडी करना है, हमको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, तो मान के चलते हैं कि यदि ऐसा होगा तो हमारे सिस्टम में क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा चीज़ नहीं होता है। और स्टडी करने के लिए इसको हम लोग देखते हैं, इसके सहायता से हमको प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर बोलेंगे उसमें बहुत सहयोग मिल जाता है हमको, ठीक है। तो चलिए, इस बात को यदि समझ गए होंगे तब हम आगे चलेंगे, है ना। ये क्या है, इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है जी, ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाकर खोजना कि वो आदर्श ट्रांसफार्मर दीजिए, ठीक है। तो आप पर भी गुस्सा आएगा दुकानदार, और हमको भी बोला कि कौन टीचर पढ़ाया है भाई कि आदर्श ट्रांसफार्मर होता है ना। अब हेडिंग लिखिएगा आप लोग, आइडियल ट्रांसफार्मर। अब मेन हेडिंग चलेगा आपका, वो 3 पॉइंट था इंपॉर्टेंट था, इसे लिख लीजिए ना। आइडियल ट्रांसफार्मर चलिए, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर है जो कि समझ गए हैं। और इसको हम लोग नो लोड पर रखेंगे, नो लोड, नो लोड, ऑन, नो लोड, आइडियल ट्रांसफार्मर है और नो लोड पर इसको रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तब क्या होगा,
आदर्श ट्रांसफार्मर को लोड पे नहीं रख रहे हैं, तब क्या होगा? तब हम दो को बनाएंगे, एक सर्किट डायग्राम, एक वेव डायग्राम। तो लिखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। क्या बोला गया? नो लोड का कंडीशन बोला गया है ना। ध्यान से रखिएगा, बहुत अच्छे तरीका से बनाइएगा फिगर, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आने वाला है आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मशीन बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बात और याद कर लीजिए, ट्रांसफार्मर यदि मिस किए तो इंडक्शन मशीन समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे गौर करिएगा। यदि आपको इंडक्शन मशीन समझना है तो ट्रांसफार्मर का एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे तरीका से आपको समझना है, ठीक है? और नहीं तो मिस्टेक होने वाला है। एक दूसरे से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है? हम क्या बोले? नो लोड, लोड नहीं है। इसका मीनिंग यह हो गया कि यह जो होगा बाइंडिंग तो है, ओपन रहेगा। क्या रहेगा ये? ओपन रहेगा। बात आए समझ में? कोई लोड वहां पे नहीं है। आइए, अब मानिए कि ये जो हमारा प्राइमरी टर्न हुआ N1, क्वाइलिंग कर दिए हैं, करंट फ्लो करा दिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत? प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई दे दिए जिसको बोलते हैं V1, और सर्किट इस प्रकार से क्लोज है, करंट फ्लो करने लगेगा। क्या लिखेंगे इसको? I1। लेकिन हम अब जो है यहाँ समझिएगा, I1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? I म्यू लिखेंगे। I म्यू का मतलब हो गया मैग्नेटाइजिंग करेंट। क्या हो गया? मैग्नेटाइजिंग करेंट। चीजों को समझते चलना है। ये हो गया आपका फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स। आइए, कौन सा ट्रांसफार्मर स्टडी कर रहे हैं आप लोग? आइडियल। क्या बोला गया? कोई भी लीकेज नहीं होगा। बहुत सुंदर। जितना फ्लक्स है वो सारा इस कॉइल को लिंक कर जाएगा। और क्या चीज देखे आप इसमें आइडियल में? कि कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होगा, मतलब प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में रेसिस्टेंस को हम लोग नगण्य मान चुके हैं। रेसिस्टेंस है ये नहीं है। तो जब रेसिस्टेंस नहीं है तो याद करिए कि इधर जो है वो क्या बन गया? तो क्वाइल बन गया, प्योर क्वाइल बन गया। नहीं, यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है आयरन, मतलब ऐसा समझिए, ऐसा समझिए, ये आपका आयरन है, कोर है, और इसी पे वाइंडिंग कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? कि प्योर क्वाइल का फॉर्मेशन है ना जी। मतलब सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं क्या चीज? कि प्योर प्योर इंडक्टेंस है, यानी सिर्फ और सिर्फ एल है। बताइए, प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में रेसिस्टेंस गायब कर दिए हैं, हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल मान करके। तब हमारे पास जो यहाँ पर बाइंडिंग किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ क्वाइल होगा। तो जब क्वाइल होगा तो आपको मालूम है कि क्वाइल में जब करंट जा रहा है और यहाँ वोल्टेज दिया गया है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा? तो आपको पढ़ाए थे ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें बताए थे कि प्योर यदि इंडक्टेंस है, क्वाइल है, उसमें रेसिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज करंट 90 डिग्री का डिफरेंस होगा फेज एंगल में। मतलब करंट लैग करेगा
वोल्टेज से 90 डिग्री से। करेंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत हो बताइए, बात आ रहा समझ में। यहाँ पर जो हम क्या लिखने जा रहे हैं आप ध्यान समझिएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, चीज़ों को समझिए, बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब ये करेंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आई म्यू। आई म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग करेंट। इसका बस एक ही काम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप कर दो तुम, और दूसरा कोई काम नहीं है। आपको मालूम है कि करेंट, एसी करंट हम लोग देखते हैं तो करंट का भी दो कंपोनेंट होता है, वोल्टेज का भी दो कंपोनेंट होता है ना। आप पढ़े हैं जेड, जेड का मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का भी दो कंपोनेंट होता है, एक रेसिस्टेंस एक इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलो या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चीज़ें समझ में आ रही है। तो यह जो करंट है, यह करंट का नाम हम लोग यहाँ देंगे आई म्यू। अब आई म्यू दे के चलेंगे, ठीक है। I1 I2 दे रहे थे ना, अभी पैसेंस रखेंगे सब आ जाएगा, I1 भी ले आएंगे I2 भी ले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना है। तो आई म्यू, यह जो करंट है, ये जो सप्लाई वोल्टेज तुम दिए हो जिसको बोल रहे हो V1, इससे ये बेचारा 90 डिग्री से, प्योर 90 डिग्री से क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। हम तो चलते हैं ऐसा ही। यह क्या काम करेगा, इस करंट का काम क्या है, तो करंट का काम बस एक ही है कि तुम फ्लक्स ला दो। ये करंट का क्या काम है, यही करंट है ना फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। और वह फ्लक्स क्या करेगा, तो इस कॉइल को लिंक करेगा, और साथ में साथ आगे बढ़ करके यहाँ पर जो करेगा वो सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जो तो म्यूचुअल हो जाएगा। तो जैसा ही यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो टर्न है आपका N2 है, तो जैसा ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इंड्यूस डीएमएफ होगा जिसको बोलेंगे E2। और यहाँ पर जो इंड्यूस डीएमएफ किया इसको बोलेंगे हम लोग E1। यहाँ तक समझ में आया बात कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। अब मेरी बात को समझिएगा, यह जो E1 है किसके वजह से उत्पत्ति हुई इसकी, तो यह वोल्टेज के वजह से। यह यदि वोल्टेज नहीं होता ना करंट होता और ना फ्लक्स होता, और यदि फ्लक्स नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो इसका काम क्या होगा, ये बोलेगा कि हम तोरे कारण हम आए हैं जी, तो हम तोरे को विरोध करेंगे, माने इसी को विरोध करेंगे, अपोजिट करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ को यहाँ पर फॉलो करना है ना। लेंज लॉ वही ना बोला था, लेंज लॉ क्या बोलता है ना, कॉजेज, जो कारण है उसी को क्या करेगा जी, वो अपोज करेगा। फैक्टर ऑलवेज अपोजेज द कॉज। तो यहाँ पर यदि हम डायग्राम बनाए, है ना, वोल्टेज करंट का जो हम डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ अभी यहीं पे मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो होगा क्या, होगा क्या, इसको अपोज करने के लिए इसके जस्ट पीछे आना पड़ेगा, और जितना अमाउंट का आपका ऊपर है, मतलब दोनों का अमाउंट सेम होगा। V1 की वैल्यू जितनी होगी उतना E1 का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि आइडियल लिखे हैं, कोई लॉसेस नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों का लकीर सेम खींचिएगा, ऊपर यदि 5 सेंटीमीटर खींचना चाह रहे हैं तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन बात को समझना है ना। ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए, आपको हम एक इक्वेशन भी लिखे थे। कौन सा इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। नहीं, तो उसमें देखे होंगे आप कि फ्लक्स का जो वैल्यू आया था वो भी साइनसॉइडल नेचर का आया था, नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो फ्लक्स है, यहाँ पर जो ये जो करंट है, इस करंट से, इस फ्लक्स से ये क्या कर गया, लैग कर गया। क्या कर गया, लैग कर गया। हम यहाँ से ऐसे ही चलेंगे, याद रखना है। तो ध्यान से देखना, इन दोनों को समझ लो। ये है सप्लाई वोल्टेज, ये है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ हमेशा लैग करेगा किससे, मैग्नेटाइजिंग करंट से या मेन फ्लक्स से। ये देखो फ्लक्स है, इसी लाइनिंग पर फ्लक्स होगा, इसी लाइनिंग पर करंट होगा, दोनों के बीच में फेज एंगल 0 डिग्री होगा, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा प्राइमरी साइड वाला, वो लैग करेगा। बात आ रहा सुन में। और यहाँ पर बोलेंगे सप्लाई वोल्टेज के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज
इस फ्लक्स से लीड करेगा। यानी यहाँ पर जो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, यह हमारा हो गया सर्किट डायग्राम, और ये जो समझा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। और इसी से भर भर के क्वेश्चन पूछता है आपको। यदि यह समझ गए आपका मामला क्लियर, और यदि नहीं समझ गए तो आपको बहुत रटना पड़ेगा। और लोग रटते हैं, याद कर जाते हैं, लेकिन आपको यदि हम यह डायग्राम समझा देंगे तो इससे आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन खुद बनाइएगा और खुद आएगा। आपका जो सवाल करना है सवाल करिए, सारा जवाब ये फिगर देगा आपको। अभी तो हम नो लोड पर रखे हैं, फिर लोड देंगे। ये अभी तो हम आइडियल की बात कर रहे हैं। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे, प्रैक्टिकल को नो लोड पर रखेंगे, और फिर प्रैक्टिकल को हम लोड पर रखेंगे, है ना। और लोड जैसे ही देते हैं तो लोड का नेचर भी अलग अलग होता है, तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसको देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। और यदि इसमें मिस्टेक करिएगा, है ना, तब आपको इंडक्शन मशीन में भी प्रॉब्लम होगा। मैं अब ये बता दे रहा हूँ। जो ट्रांसफार्मर अच्छा से देख लिया, ट्रांसफार्मर समझ में आ गया, तो होता है ना, मार्केट में जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा अभी बहुत सारे दुकान में, एक पर एक फ्री, है ना, बाय वन गेट वन। मैंने एक खरीदिएगा एक फ्री पाइएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ाने के टर्म में यहाँ पर हम बोलते हैं कि यदि यह सब्जेक्ट समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर अच्छा समझ में आ गया, इंडक्शन मशीन ऐसे मुफ्त में ले जाइएगा। इंडक्शन मशीन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसमें मैकेनिकल पार्ट लाएंगे और उसको घुमा देंगे। टॉर्क इक्वेशन वगैरह समझा हुआ है ये है, और उसमें थोड़ा समझा देंगे। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा जो यहाँ चल रहा है, इसके अंदरूनी पार्ट में जो हलचल हो रही है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह। तो हम पढ़ रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि ना प्राइमरी में रेसिस्टेंस होगा, ना सेकेंडरी में रेसिस्टेंस होगा, ना ही कोई लीकेज फ्लक्स होगा, ना ही कोई लॉसेस होगा, ना आयरन लॉस होगा, ना कॉपर लॉस होगा। बात समझ में आई। तो इस आधार पर ये जो डायग्राम बनाए हैं इसको तो हम यहीं पर लिखें, इसको हम फ्रेश वे में ये सेट बनाना चाहेंगे। यहाँ हेडिंग में लिखेंगे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक देना है आपको, तभी तो हम जान पाएंगे कि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो आइए फेजर डायग्राम में हम यह देखेंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, इसमें जो फ्लक्स है ये आपका टोटल फ्लक्स यहाँ पर आ चुका है, यानी यहाँ भी फ्लक्स है, यहाँ भी फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, कॉमन है दोनों में। तो जो चीज़ कॉमन होता है उसी को हम लोग रेफरेंस रखते हैं ना। तो आइए हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आई म्यू, आई म्यू का मतलब समझिएगा मैग्नेटाइजिंग करंट हम लिखेंगे अभी। और ये है आपका, अच्छा रुकिए पहले ही रखिए, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। और जो वोल्टेज होगा आपका, वो वोल्टेज जो होगा इससे 90 डिग्री से लीड करेगा। वोल्टेज का चर्चा करेंगे तो वोल्टेज क्या करेगा जी, लीड करेगा। अच्छा ऐसा क्यों हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि प्राइमरी साइड में प्योर क्वाइल है, शुद्ध क्वाइल है, यानी प्योर इंडक्टेंस है। तो जब प्योर इंडक्टेंस है तो वोल्टेज करंट के बीच हम रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो वोल्टेज करंट के बीच में हमको ये रिलेशन आएगा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ जाएगा, बाकी हम आगे समझा देंगे। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया तो आपको मालूम है कि यह जो करंट है, इस करंट के वजह से फ्लक्स की उत्पत्ति हुई। वह फ्लक्स क्या है, फाई एम, मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इस फ्लक्स के वजह से वहां पे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कर दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब E1। वह E1 इस वोल्टेज के वजह से आया। इस वोल्टेज को बोलेगा, आपके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही समझा देंगे, ठीक है। पूरा टेक्निकल आपको बिल्कुल समझा देंगे, मैथमेटिक्स करके, डायग्राम करके, किसी भी प्रकार से ना। लेकिन आपका जो लेवल है, आप जो जिस अथी में पढ़ रहे हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो वह जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ प्राइमरी साइड में E1, वह इस वोल्टेज को अपोज करेगा। तो विरोध करेगा कब, विरोध कब होता है जी, आप हमको इधर धक्का दे रहे हैं, है ना, और उधर से एक लड़का धक्का देगा, तब ना दोनों का अपोज होगा। आप इधर दे रहे हैं, हम भी इधर ही कर देंगे, अपोज होगा तो सपोर्ट हो गया ना, है ना। मान के चलिए कि हम इधर से इस साइड में धक्का दे रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति उधर से भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा, तब जाके क्या होगा, विरोध होगा, है ना। तो वही बात है। तो जिस डायरेक्शन में ये वोल्टेज जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ईएमएफ को ले आइएगा।
इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ले आए हैं। और ये भी देखना है कि जितना अमाउंट ऊपर खींचिएगा लाइनिंग, उतना ही नीचे खींचना है। मत मान कर चलिए कि ओरिजिन है, ओरिजिन से यदि आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर खींच दिए तो नीचे भी 10 सेंटीमीटर करिएगा और लिखिएगा E1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट, 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब दोनों के बीच में एंटी फेज होगा, मतलब आउट ऑफ फेज एंटी फेज बोलिए या फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आई? अब आइए, अब क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे लाइनिंग को, और यहाँ पर लिख देंगे E2, और E2 बराबर लिख देंगे V2। अच्छा, ऐसा हम क्यों लिख दे रहे हैं E2 बराबर V2? आइडियल है जी, ट्रांसफार्मर मेरा आइडियल है, तो जब आइडियल है तो जो E2 होगा वही V2 होगा। अच्छा, E1 को हम यहाँ पर लिख के रोक दिए, E2 को यहाँ पर क्यों कर दिए? हम मान के चले हैं कि N2 का संख्या ज़्यादा है, N1 का कम है। ये खुद से हमें जंक्शन कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि यह लकीर को आप छोटा करके यहाँ पर E2 लिख दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि E1 में टर्न का संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे EMF ज़्यादा है ना। N2 का संख्या ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये लकीर को थोड़ा सा हम आगे खींच दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह फेजर डायग्राम है आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लोड के कंडीशन में। किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, और इसी से भर भर के क्वेश्चन हम निकालेंगे अभी जस्ट। यदि यह समझ में आ गया होगा तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन गया, और इस डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, जल्दी से उसको नोट करिए। हो गया? आइए, अब इस डायग्राम के आधार पर हम कुछ कुछ पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को नोट आउट करेंगे। आइए, पहला पॉइंट तो देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे आई म्यू। ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग करेंट। मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, आई म्यू। मैग्नेटाइजिंग करंट लैग, यानी लैग कर रहा है किससे? V1 से। वाई कितना डिग्री? 90 डिग्री। पहला पॉइंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करता है जी? लैग करता है किससे? सप्लाई वोल्टेज से। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और नहीं तो पहले ऐसे लिखो। तुम लोग ऐसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, कहीं ना तुम लोग भूल जाओ, फिर पता चलेगा गड़बड़ हो गया। वेयर, वेयर V1 क्या है? तो सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। आई म्यू क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट। इसका काम क्या है जी? तो सिर्फ फ्लक्स उत्पन्न करना और कुछ नहीं, बस खाली फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला, और कुछ नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। ये क्या है? तो मैक्सिमम फ्लक्स। E1 क्या है? प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। E2 क्या है? सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई दिक्कत? आइए, V2 क्या है? तो V2 जो होगा ये लोड का वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग नो लोड के कंडीशन में है, तो इसलिए वोल्टेज का चर्चा हम लोग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और यदि यह बात समझ में आ गया तो इसी के तहत हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे पॉइंट? तो ध्यान से देखिएगा, हम पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करेंट क्या करेगा जी? लैग करेगा, लैग बिहाइंड
या छोड़ो, बिहाइंड नहीं भी लिखेगा, समझ में आ रहा है तुमको। लैग कर जाएगा किससे? तो V1 से, सप्लाई वोल्टेज से। कितना डिग्री से? तो एग्जैक्ट 90 डिग्री से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम फ्लक्स, ये क्या करेगा? ये भी लैग करेगा किससे? तो सप्लाई वोल्टेज से। कितना डिग्री से? तो 90 डिग्री से। आइए अगला पॉइंट, मैग्नेटाइजिंग करेंट एंड फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स आर इन फेज। एक ही फेज में होगा। क्या होगा जी? एक ही फेज में होगा। यानी एंगल क्या हो जाएगा? या लिख सकते हैं आप लोग, वाई एंगल क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। एक ही फेज में है। आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का काम क्या है? टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस फ्लक्स। बस इसका एक ही काम है, फ्लक्स को उत्पत्ति करना, और कोई काम नहीं, याद रखना है। सारा बात हम लिख दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। मैग्नेटाइजिंग करने का काम क्या है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। आया समझ में? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें। ये क्या है? अगला ध्यान देखिएगा। ई वन ई वन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लैग करेगा। किससे लैग करेगा जी? तो मैग्नेटाइजिंग करंट से। किससे? मैग्नेटाइजिंग करंट से। कितना डिग्री से? एग्जैक्ट 90 डिग्री से। और लिख लो। और क्या लिखेगा? एक एक पॉइंट लिख दे रहे हैं। ई1 लैग करेगा फ्लक्स से भी। कितना डिग्री से? तो एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगला पॉइंट लिख लो। E2 ये भी लैग करने वाला है। किससे? आई म्यू से। आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड फ्लक्स दोनों से, है ना, एक ही लाइन में लिख दिया। वाई एग्जैक्ट 90 डिग्री। आया समझ में? उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा कि E1, है ना, E1 इज इक्वल टू V1। E1 जो होगा, ये V1 का क्या होगा? बराबर होगा। बट बट अपोजिट, अपोजिट अपोजिट फेज। दैट मीन्स 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अपोजिट फेज क्यों कर रहा है जी? अपोजिट क्यों हो रहा है? तो वाई लेंज लॉ, ये भी बगल में लिख लो। 180 डिग्री से हो रहा है वाई लेंज लॉ। लेंज लॉ, इसको भी ब्रैकेट में रखना। मतलब ये याद रखना है कि लेंज लॉ के कारण अपोजिट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का समान होता है, लेकिन अपोजिट फेज होता है। अपोजिट फेज का मतलब 180 डिग्री। और ये किस लिए ऐसा हो रहा है? तो लेंज लॉ के कारण ही, है ना। लेंज लॉ सेटिस्फाइड करेगा ना। आगे यह लिखेंगे हम लोग कि E1 एंड E2 इन फेज। इन फेज दैट मीन्स 0 डिग्री। फेज एंगल कितना दोनों के बीच में होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये इतना सारा प्रश्न आपसे इसमें पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है। यह कंडीशन किस चीज का था? नो लोड का कंडीशन था। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे, लोड ले लेते हैं तब क्या होगा। ऐसा करिए, पहले पॉइंट को नोट करिए। देख लो कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 के बाद 2 9। ये 9 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इस फेजर डायग्राम से। समझ में आया? तो छोटा सा फेजर डायग्राम है, और सबका नोटेशन बता दिए हैं। देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, और नहीं तो इसको हम ऐसे बना बना के लैंग्वेज लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। मैग्नेटाइजिंग करेंट लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से बाई 90 डिग्री, है ना।
एक लंबा सा लाइन, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है। एक एक अक्षर समझ जाएंगे फटाफट, हमको कम टाइमिंग में कैसे पढ़ना है और कैसे हमको स्कोर अच्छा करना है, ये हम बताएंगे। आप उसी रास्ते पर चलिए, आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। हमारा काम क्या है, 50 नंबर का तैयारी करवा देना है किसी भी स्टूडेंट को जो हमारे साथ 3 महीना जुड़ जाएगा, या 3 महीना से थोड़ा सा भाव, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और दूसरा क्या है कि लड़का का बेसिक कैसा है ना। मैं जीरो लेवल का जो भी बच्चा है तो कुछ नहीं जानता है, और इतना को मैंने किया है ना, उसको 3 महीना हम पढ़ाएंगे। 3 महीना मेरे साथ वो पढ़ ले, है ना, वो टेक्निकल बहुत अच्छा समझ जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा वो। चलिए पॉइंट लिख लीजिए फटाफट। अब आइए आगे चले हम लोग, नोट कर लिए। अब हेडिंग लिखिएगा, लोड दे दीजिए। क्या कर दीजिए, लोड दे दीजिए। आइए अब हम लोड देंगे। हेडिंग लगाइएगा, यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। लोड दे दिए तो क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या दे दिए जी, लोड दे दिए। आइए उससे रिलेटेड अब हम लोग समझें कि लोड देंगे तब क्या होगा। तो लोड दीजिएगा तो क्या होगा, तो प्राइमरी साइड में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसे था प्राइमरी का उस प्रकार से रख दीजिए। ये प्राइमरी का वाइंडिंग है, बहुत अच्छा। प्राइमरी में यहाँ पर आप सप्लाई दे दीजिए, और ये सप्लाई जो है आपका साइनसॉइडल नेचर का है, एसी नेचर का है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आपका आई म्यू जाएगा। आई म्यू इसीलिए लिखे क्योंकि आइडियल है ना, आइडियल मान के चले हैं। तो सिर्फ मतलब रेसिस्टेंस यदि नहीं होता है तो आई म्यू लिखते हैं। आई म्यू का काम क्या है, फ्लक्स को उत्पत्ति करना, बस। ये हो गया आपका प्राइमरी टर्न। यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे और लिखेंगे E1। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ से करंट जा रहा है। अब देखिए इस करंट के वजह से यहाँ पे फ्लक्स हुआ IM। यह फ्लक्स इस कोर को होते हुए कंप्लीट मैग्नेटिक सर्किट बनाएगा। आपको बताए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स ऐसे जा रहा है। आया समझ में, इस प्रकार से आपका फ्लक्स बन गया। सेकेंडरी साइड में भी क्या है, क्वाइल है। अब यहाँ पर क्या बोले हम लोग कि लोड पे है, ट्रांसफार्मर क्या है जी, लोडेड है, लोड है ना। मतलब आपके घरों में बिजली जल रही है, तो ये जो लोड है तो लोड का इम्पिडेंस ZL लिख देंगे, लोड इम्पिडेंस, है ना। तो जैसा ही लोड पर देंगे तो यहाँ से करंट आने लगेगा, क्या करेगा, करंट I2। अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर टर्न हो गया N2, इंड्यूस्ड EMF हो गया E2। लोड ले या लोड ना ले इंड्यूस्ड EMF होगा, लेकिन जैसा ही लोड लिया है तो लोड का यहाँ पर वोल्टेज भी मान लेते हैं V2। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर खेला बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ध्यान देना है आपको, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। जैसा ही यह करंट आया, सर्किट क्लोज हुआ, आपके घरों में बिजली चली गई, आपके मोहल्ला में बिजली चला गया, दैट मीन्स लोड पे आ गए। लोड का नेचर है जो ZL है, जेड हम इसीलिए लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, जेड हम इसीलिए लिए हैं कि जेड बराबर क्या लिखते हैं जी, R प्लस
एक्सेल भी हो सकता है या फिर एक्सी भी हो सकता है। मतलब लोड इंडक्टिव भी हो सकता है, लोड कैपेसिटिव भी हो सकता है। कौन कौन लोड ले लेगा हमको क्या मालूम है, हम जान रहे थोड़े, हम ट्रांसफार्मर हैं, हमको बना दिया, हम चुपचाप बैठ गए, हमको पोल पर लटका दिया है। नहीं, आपके मोहल्ला में कोई मोटर चला सकता है, कोई हीटर चला सकता है, नहीं तो जो उसको जो चलाना चलाएगा उसके अनुसार से हम देखेंगे ना कि हम लोड सह सकते हैं कि नहीं। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई बेसिक से पूछ सकता है, कोई मशीन से, कोई देखो आप डिमांड कर सर पावर सिस्टम, है ना, तो हम बैठ के देख रहे हैं कि किनका क्या क्या डिमांड है, किनका डिमांड को जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब बहुत सा बचा हुआ कि नहीं पूरा एकदम कहेंगे नहीं सर हमको आज ही पढ़ा दीजिए, आज ही पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि क्या करें इसके लिए, है ना। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर है, ये बेचारा बैठ गया है, अभी देखता है कि वो मोहल्ला में कोई कैपेसिटिव लोड ले रहा है कि इंडक्टिव लोड ले रहा है कि प्योर रेसिस्टिव लोड ले रहा है। रेसिस्टिव लेगा तो बहुत मजे में रहेगा, ये कहेगा ठीक है ना। इंडक्टिव लोड लेता है तो वोल्टेज करंट के बीच में एंगल बनने लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही यह सर्किट क्लोज हुआ, मतलब सेकेंडरी साइड क्लोज हो गया, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग I2 बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ हम लोग ये कंसेप्ट समझ गए कि प्राइमरी जो करंट है, यानी कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा, इस करंट की वजह से फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो क्या यह जो करंट आएगा कॉइल में, तो यह करंट फ्लक्स को उत्पत्ति नहीं करेगी, तो ये भी करंट जो है फ्लक्स का उत्पत्ति करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी का फ्लक्स हो जाएगा। आया समझ, तो यह फ्लक्स, यहाँ जो करंट आया है इस करंट की वजह से भी फ्लक्स उत्पन्न होगा, वह फ्लक्स कुछ बाहर इधर चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं, तो कोई लीकेज नहीं होने वाला है, सारा का सारा इस कोर में आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो वह क्या करता है, वह फ्लक्स को क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, इसके कारण, इसके कारण जो यहाँ पर फ्लक्स आएगा वह फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब येलो वाला जो हम बना रहे हैं ध्यान से समझिएगा, एक फ्लक्स इसमें और चल दिया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। आ रहा है समझ में, करंट का डायरेक्शन आपका ये है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एक सेकंड, करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो फ्लक्स इससे उत्पन्न होगा, अंगूठा लगाइए, ऊपर करिएगा, अंगूठा फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाएगा, ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, राइट थंब रूल। तो यह फ्लक्स जो आया ये हो जाएगा φ2, क्या हो जाएगा, φ2। चीजों को समझना है, तो जो φ2 है φm को कैंसिल करेगा, कैंसिल आउट करेगा, क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, बर्बाद करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तब बताइए, आप खुद सोचिए, इस फ्लक्स के वजह से ही, फाइएम के वजह से ही यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ, है ना, और ट्रांसफार्मर एक्शन होने लगा। यहाँ का जो एनर्जी है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा था कहाँ, प्राइमरी को ट्रांसफर कर दे रहा था सेकेंडरी में, प्राइमरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा था सेकेंडरी साइड में। अब ये फ्लक्स से नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर का अस्तित्व रहेगा, ट्रांसफार्मर का अस्तित्व नहीं रहेगा। ट्रांसफार्मर बोले कि जाओ अब हम बैठ जाते हैं, है ना, पावर जिसके कारण से ट्रांसफर हो रहा था उसी को तुम मिटा रहे हो, कहानी खत्म हो गया, है ना। तब तब क्या बोलेगा, तब यहाँ प्राइमरी साइड में गुस्सा आ जाएगा, प्राइमरी साइड का जो सप्लाई वगैरह है वो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा अच्छा रुको कौन डिस्टर्ब करने के लिए आया है, तब बोलेगा कि ये वो φ2 जो है ना ये आया है और हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तब क्या होगा, ध्यान से रखना, तो सुनना कि ट्रांसफार्मर जब लोड पे आता है ना तो वहाँ पर आवाज़ कस के निकलता है, क्या निकलता है, आवाज़, मैंने समझ लो कि गुस्सा में हो गया वो, तो गुस्सा में हो जाएगा ना तो एक यहाँ से एक्स्ट्रा करंट लेगा, है ना, एक यहाँ से एक्स्ट्रा करंट आता है, और उस करंट की वजह से फिर वो फ्लक्स आएगा, अब वह फ्लक्स कहेगा इसको, ये जो है ना इसको कहेगा कि इसको न्यूट्रलाइज करो I2 को,
ध्यान से मेरी बात को समझो। ट्रांसफार्मर एक्शन तभी तक रहेगा जब तक कि इस फ्लक्स को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर दो, फाई 2 को। तो फाई 2 कैसे न्यूट्रलाइज होगा? तो खुद से जैसा ही लोड लेता है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर खुद से यहां से एक एक्स्ट्रा करंट देता है, और वह करंट क्या करेगा? फ्लक्स उत्पन्न करेगा। वह फ्लक्स इस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करेगा, तब बेचारा ये ब्लू वाला जो है ना फाई वो बच जाएगा, और तब कहेगा कि ठीक है ट्रांसफार्मर एक्शन होगा। जो कि अभी जो हम बात बताए हैं ये आइडियल में एग्जैक्ट दिखाने में नहीं बनता है। जब हम प्रैक्टिकली में आएंगे तो उसमें एग्जैक्ट दिखाएंगे, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। लेकिन मेरी बात को और मेरे फीलिंग को जो ट्रांसफार्मर के अंदर हो रहा है हम उसको बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। बात समझ में आया? यह जो फाई 2 है इस फाई को कैंसिल कर रहा था, तो ट्रांसफार्मर में एक एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा, और वह करंट क्या करेगा? फ्लक्स उत्पन्न करेगा, और वह फ्लक्स क्या करेगा? इसको अपोज कर देगा। यानी ये फाई 2 के अपोजिट में आएगा। यदि फाई 2 इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, और एक दूसरे को क्या करेगा? कट कर देगा, तब जाके आपका हमारा फाई बच जाएगा, वो स्थिर से रहेगा। ये कब होता है? तो ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है प्राइमरी की तरफ से। लोड ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? समझ में बताइए, कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। बातें समझ में आई? ट्रांसफार्मर जब लोड पर रखेंगे तो क्या क्या होता है, और ये हम अभी आइडियल लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? आइडियल लेके चल रहे हैं। तो आइए अब इसका हम फेजर डायग्राम पर देखें। ये कौन सा डायग्राम था जी? तो सर्किट डायग्राम था। ये क्या था? सर्किट डायग्राम। अब बात करेंगे फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम तो बनाइए फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये यही है आई म्यू। आपका ये है सप्लाई वोल्टेज V1। 90 डिग्री हो चुका है, ओरिजिन है, और यहाँ से जितना दूर ऊपर है उतना ही नीचे हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? E1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2, और ये इज इक्वल टू होगा V2 के। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी में आप क्या कर लिए हैं? लोड ले लिए हैं। तो सेकेंडरी में जैसा ही लोड लीजिएगा, ये जो था सारा कुछ पहले वाला बना लिए। तो जैसा ही लोड लीजिएगा तो लोड का दो टाइप का नेचर होगा, एक इंडक्टिव लोड, एक कैपेसिटिव लोड। तो हम मान कर चलते हैं कि इंडक्टिव लोड है। कैसा लोड है? इंडक्टिव लोड है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि कैसा लोड है जी? इंडक्टिव। इंडक्टिव लोड है। कैसा लोड है? इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्वाइल। क्वाइल में एल अभी में रिलेशन जानते हैं क्या होता है ना। तो सेकेंडरी साइड, लोड के साइड की चर्चा हम कर रहे हैं। लोड के साइड हमको नहीं मालूम है कि क्या क्या होता है। तो वहां पे जो करंट आएगा I2, जो करंट आएगा I2 वो क्या करेगा? इससे लैग कर जाएगा। देख लो ये E2 है ना, सेकेंडरी साइड का, सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या वोल्टेज है, इससे क्या करेगा? वो लैग कर जाएगा। इससे क्या करेगा? वो लैग कर जाएगा। ये है आपका I2। किस एंगल से? यहाँ पर लिख देते हैं फाई 2 एंगल से। ध्यान से देखना। और इस करंट के वजह से जो फ्लक्स आया, फ्लक्स को भी हम फाई से इंडिकेट किए थे, कोई बात नहीं है। तो इस करंट के वजह से जो फ्लक्स आया आपका, वह मेन फ्लक्स को क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर रहा था। तो वहां से एक अपने खुद एक करंट आएगा, और वह करंट इस फ्लक्स को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो सेम अमाउंट का तो जितना इधर रखे हैं इतना ही जस्ट अपोजिट में आएगा इस डायरेक्शन में। और क्या लिखेंगे हम? I1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? I1 लिखेंगे।
और यहाँ पर एंगल बनेगा, ये वोल्टेज है करंट है, वोल्टेज करंट के बीच का एंगल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, फाई 1। मतलब ये प्राइमरी साइड का एंगल और सेकेंडरी साइड का एंगल। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस डायग्राम के आधार पर हम यह देखने का प्रयास करेंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे, यह जो फाई 1 है, यह जो फाई 1 है वह इक्वल होगा फाई 2 का। मतलब प्राइमरी साइड का फेज एंगल और सेकेंडरी साइड का फेज एंगल बराबर होगा। क्यों, आइडियल कंडीशन है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यदि वो आइडियल नहीं मान के चलते तो फिर अंतर हो जाता है। तो जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि फेज एंगल इक्वल है, पहला पॉइंट। फेज एंगल क्या है, इक्वल है। दूसरा पॉइंट कि यदि दोनों में हम लोग कॉस लगा देते हैं तो कॉस फाई 1 इज इक्वल टू कॉस फाई 2। मतलब ये हो गया कि प्राइमरी साइड का जो पावर फैक्टर होगा वही सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर होगा। जब आइडियल ट्रांसफार्मर है, लोड के कंडीशन में है, तो जो प्राइमरी का पावर फैक्टर होगा वही सेकेंडरी का पावर फैक्टर होगा। इस आधार पर आप और यह बोल सकते हैं कि प्राइमरी जो एमएमएफ होगा, प्राइमरी जो एमएमएफ होगा, है ना, N1I1 वो इक्वल होगा N2I2 के। यानी प्राइमरी का एमएमएफ और सेकेंडरी का एमएमएफ, देखो ना, ये है जो दूसरे को एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये I1 ये I2 को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे बेचारा यह था, इसके वजह से फ्लक्स आ रहा था, चल रहा था, चलते रहेगा। आ रहा है समझ में। इतना पॉइंट नोट करिए पहले। आगे चले। कभी कभी आपसे करंट पूछ देगा कि I2 करंट कैसे निकालिएगा। तो I2 इज इक्वल टू लिखिएगा E2 और डिवाइड बाई ZL। और E2 जो होगा वो बराबर होगा V2 का डिवाइड बाई ZL, है ना। E2 और V2 बराबर होता है, आइडियल का कंडीशन है। लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि I1 N1 इज इक्वल टू N2 I2 लिखे ना। तो I1 का यदि वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, N2 डिवाइड बाई N1 इंटू I2। इसका मतलब यह हो गया कि N2 बाई N1 को हम लोग K बोलते हैं। K क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। I1 का फार्मूला हो गया। मतलब ये आपसे पूछेगा कि कितना करंट I1 है, मैंने I2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए I1 कितना करंट लेगा, तो I1 K टाइम्स ऑफ I2 लेगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब यह मान के चलिए, यह मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखते हैं। मतलब ये बात है कि इफ के का वैल्यू, है ना, या मान लीजिए कि के का वैल्यू जो है, लेट हम लोग मान लिए कि के का वैल्यू 1 ले लिए। मतलब दोनों टर्न बराबर है, दोनों तरफ का टर्न हम बराबर मान लिए। और I2 का वैल्यू मान लिए कि 2 एम्पियर है ना। I2 का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। तो I1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 एम्पियर, यानी कि 2। तो जितना आपका प्राइमरी में उतना आपका सेकेंडरी में, क्योंकि टर्न का संख्या बराबर है तब। लेकिन टर्न का संख्या बराबर नहीं है, टर्न का संख्या बराबर नहीं है ना। ये पहला कंडीशन माने। अब दूसरा कंडीशन ये मान रहे हैं कि नहीं बराबर नहीं है, मान के चलो कि 2 है ना। इससे दुगना टर्न है ऊपर में। तो और ये मान के चल रहे हैं कि I2 जो हमारा है 4 एम्पियर करंट ले रहा है, सेकेंडरी साइड 4 एम्पियर कर रहा है। तो प्राइमरी कितना करंट लेगा, तो प्राइमरी के लिए क्या करिएगा, 2 गुना 4 कर दीजिएगा, 8 एम्पियर आ गया। तो सोच लीजिए कि सेकेंडरी साइड के करंट से कितना ज़्यादा वो करंट ले रहा है। तो चलिए, इतना हमको एनालिसिस करना नहीं है, आपको इतना आने वाला भी कुछ नहीं है, उतना जाने के अंदर की बात नहीं है। यहाँ पर ये फार्मूला समझ में आ गया आपको। थर्ड बात यह समझेंगे कि प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा वही आपका सेकेंडरी का भी करंट होगा और वोल्टेज होगा। इन दोनों का गुना करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइमरी साइड का के भी है,
के मतलब किलो, वी मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर, के वी ए 1 इज इक्वल टू के वी ए 2। के वी ए क्या होता है जी? तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है। आगे चलेंगे हम बताएंगे, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। आया समझ में? तो ये सारा पॉइंट है जो मेन मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दैट मीन्स फार्मूला टाइप का समझिए, या फिर इसको हम लैंग्वेज के वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरेंट पावर, नहीं है, इसको बोल सकते हैं अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर प्राइमरी साइड इक्वल होगा अपरेंट पावर सेकेंडरी साइड का। दोनों तरफ का पावर क्या होगा? इक्वल होगा। किस लिए ऐसा हो रहा है? आइडियल का केस है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, अभी हम चर्चा किए थे सिर्फ कि आइडियल ट्रांसफार्मर है और नो लोड के कंडीशन में है, और फिर हम लोग लोड दिए हैं। आइडियल में इतना ही बात है, और ज़्यादा विशेष बात नहीं है। हम जब क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो और कुछ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। अब हम अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग लोड दे करके चलेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करेंगे, नो लोड पे क्या होगा, है ना। फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आइडियल में और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है। तो ऐसा ही आपका क्लास आगे बढ़ता रहेगा, है ना। और अभी जो हमारा ये ट्रांसफार्मर चल रहा है, तो जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसका ऑब्जेक्टिव नहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन सुबह में हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, तो उस सीरीज को हम बरकरार रखने के लिए क्या किए हैं कि आपको बेसिक तो पढ़ाया नहीं गया है। बेसिक करने का मतलब जो डीसी सर्किट की बात करते हैं, आपको हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाए हैं और मैग्नेट पढ़ाए हैं। कैपेसिटर भी नहीं पढ़ाए हैं, कैपेसिटिव सर्किट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ाए थे, और ना ही डीसी बेसिक बोलते हैं। तो हम क्या करने करने के लिए सोचे हैं आपके लिए कि आपका बेसिक सर्किट क्यों ना अच्छा हो जाए। तो हम बेसिक सर्किट तो थ्योरी नहीं बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड हम जरूर उसका थ्योरी क्लियर करेंगे। तो हम सुबह का जो सेशन चल रहा था वो आज तो ब्रेक कर गया, है ना। इसी कारण से तो आज हम एक आइडिया लाए कि अब हम जो है 30 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें डीसी मशीन बोलने का जनरेटर मोटर, इन दोनों का भी क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे उसमें। मैंने अब मिक्स टाइप का हम 30 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। कौन कौन सा मिक्स रहेगा भाई? तो अभी तक जो चैप्टर पढ़ाए वो, और डीसी सर्किट का भी उसमें क्वेश्चन डालेंगे। उन सभी डीसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट हो गया, मैग्नेट हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, सबको मिला करके हम बोल दिए हैं बेसिक। तो आपका जब थंबनेल दिखेगा तो उसमें आपको ये मिलेगा कि बेसिक प्लस डीसी मशीन। अब जो है सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज जो चलेगा, जब तक ये ट्रांसफार्मर ना हम खत्म कर दें, है ना। शाम को हमारा थ्योरी चल रहा है, और हो सकता है कि हम बीच में देखते हैं कि क्या होता है, तो फिर हो सकता है कि हम इसको लाइव ही लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सुबह में जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसको हम बरकरार रखेंगे, और कल से फिर हम ले करके आ रहे हैं सुबह सुबह 8 बजे, है ना। 30 क्वेश्चन ही रहेगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चन और प्लस मशीन का। कौन सा मशीन? डीसी मशीन। डीसी मशीन बोलने का मतलब उसमें इंक्लूड रहेगा जनरेटर का भी क्वेश्चन, मोटर का भी। आप तो अभी चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे थे, अब एक साथ आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको कैसे टैकल करिएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होगा फिर इसका क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आए? तो अभी इसमें 4-5 क्लास के आसपास अभी और चलने वाला है, तो हम 4-5 दिन वेट करने के इंतजार में नहीं है ना। आपका एग्ज़ाम है और आपका तैयारी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिए कि कल हमारा क्या क्लास होगा, कैसे होगा, और ऑब्जेक्टिव का क्या क्लास होने वाला है। तो बेसिक का भी क्वेश्चन रखेंगे। बेसिक बोलने का मतलब हो गया डीसी सर्किट, डीसी बेसिक जिसको समझ लीजिए, एसी सर्किट, मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 4 चैप्टर को हम बेसिक मानते हैं, है ना। ये बेसिक से भी क्वेश्चन रहेगा। अब आपका फिर डीसी मशीन से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? डीसी मशीन बोलने का मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो क्लास कैसा लगा फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।